दूसरा चैप्टर है आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है ना, आदि ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री। ठीक है ना, आइए देखते हैं इसके बारे में, आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसको इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री बोला जाता है। इसके बारे में क्या है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ये दूसरा चैप्टर है। पहला वीडियो हम बना चुके हैं प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री का, प्रागैतिहासिक काल का, जिसको हम पढ़ चुके हैं। 17 मिनट 33 सेकंड में हमने वो वीडियो ख़त्म किया था। आइए देखते हैं ये चैप्टर कितनी देर में ख़त्म होता है। ठीक है ना, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल में लिखा ही नहीं गया था। ठीक है ना, कुछ भी नहीं लिखा गया था, और उसकी जानकारी तब कैसे मिलेगी जब वो नहीं लिखा गया था। तो उसकी जानकारी मिली थी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। कुछ ऐसे साक्ष्य थे जिनसे पता चलता था कि प्रागैतिहासिक काल का एक समय था। लेकिन जो आदि ऐतिहासिक काल है इसमें लिखा गया था, लेकिन लिखे हुए चीज़ को पढ़ा नहीं गया था। जब पढ़ा नहीं गया था तो इसकी जानकारी भी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही मिलती है। और इसके अंतर्गत किसको रखा जाता है? सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। आइए पढ़ते हैं किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है ना, क्या है ये? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों को सभ्यता कहते हैं। जैसे बढ़िया से जो लोग रहते हैं उन्हें सभ्य व्यक्ति कहते हैं, वैसे ही सामाजिक रूप से बढ़िया से रहने वाले व्यक्तियों को सभ्यता कहा जाता है। ठीक है ना, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता क्या कहा जाता है? क्या कौन सी सभ्यता इसको कहा जाता है? सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सिंधु नदी के तट पर मिली थी। ठीक है ना, किस नदी के तट पर मिली थी? किस नदी के तट पर मिली थी? सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। जैसे पीली नदी की सभ्यता पीली नदी के तट पर मिली थी, इसलिए उसे पीली नदी की सभ्यता कहा जाता है। वैसे ही सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, इसका विकास कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इसका आकार कैसा था? सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, मतलब त्रिभुज जैसा था। ठीक है ना, इसका क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लिखा है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्र फैला हुआ था। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। इसके बारे में आगे लिखा है कि सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले हैं, जिनमें से 200 स्थल केवल गुजरात में है। ठीक है ना, सिंधु सभ्यता जो थी वो, ये मान लीजिए ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो ऐसी थी कि त्रिभुजाकार थी, ऐसी ऐसी त्रिभुजाकार है। तो सिंधु सभ्यता वहीं पर ज़्यादा मिलेगी, जो क्षेत्र पाकिस्तान से भारत का जो क्षेत्र लगा हुआ है वहीं पर, और भारत का पाकिस्तान से जो क्षेत्र लगा हुआ है, राज्य सीमा साझा करता है, वो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। गुजरात है ना, इसीलिए सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा स्थल जो है, 350 स्थल में से 200 स्थल जो है वो गुजरात में मिला है। ठीक है ना, सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता थी। ठीक है ना, इसके लोग शहर की तरह रहते थे। लेकिन यह सबसे पुरानी सभ्यता नहीं थी, इससे भी पुरानी सभ्यता थी। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता नहीं थी। लेकिन पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। ठीक है ना, जब सबसे पहली सभ्यता पूछेगा तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जब सबसे पहली नगरीय सभ्यता पूछेगा तब आप जवाब दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने दिया। कब दिया? 1826 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता नाम की कोई सभ्यता थी, इसके बारे में किसने बताया? चार्ल्स मेसन ने बताया। कब बताया? 1826 में बताया। आइए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। किसने किया? जेम्स कनिंघम ने। कब किया? 1853 ईस्वी में। ठीक, फिर आते हैं एक और आदमी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। पुरातत्व विभाग की स्थापना की किसने की? लॉर्ड कर्जन ने, जिसके महानिर्देशक सर जॉन मार्शल थे। पुरातत्व विभाग होता है पुरानी चीज़ों को खनन करके उसमें से क्या पहले हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, ये सब पुरातात्विक विभाग ही बताता है। जो खननकर्ता विभाग होता है, जो खनन करके इतिहास की चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, पुरातत्व
वही कहलाता है। तो लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिसके महानिर्देशक किसको बनाया, सर जॉन मार्शल को बनाया था। ठीक है ना। ठीक, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की, दयाराम साहनी ने की। देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसको गाढ़ा ब्लैक से लिखा गया है, उसको हम घेर दे रहे हैं। ठीक है ना। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की, दयाराम साहनी ने की। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में 1921 ईस्वी में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई दयाराम साहनी कहाँ हुई थी, हड़प्पा में हुई थी, अतः इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता की इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे मिली थी। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले खुदाई जो थी हड़प्पा में हुआ था, इसीलिए उसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। किसने खोदा था, दयाराम साहनी ने। कब, 1921 में। कब, 1921 में। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था, जॉन मार्शल ने। मतलब किसने इसका नाम रखा था सिंधु सभ्यता, तो जॉन मार्शल ने रखा था। ठीक है ना। इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसमें कांसे की खोज हुई थी। ठीक है ना। कांसे की खोज के चलते सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हमें 3 नाम देखने को मिले, कौन कौन से। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सिंधु नदी किनारे मिली थी इसलिए रखा गया था। फिर मिला हमको कौन सा नाम, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी ने खोदा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और इसमें कांसे की भी खोज हुई, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता की सीमाएं, क्योंकि ये त्रिभुजाकार था तो इसकी कोई ना कोई से तो सीमा होगी ही। जैसे भारत की सीमाएं हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में किबिथू, गुजरात में कुछ और है, कश्मीर में कुछ और है, दक्षिण भारत में कुछ और है। वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की भी कुछ सीमाएं थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी, जिसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ थी, कश्मीर के मांडा में। किस नदी किनारे, चिनाब नदी किनारे। इसकी खुदाई किसने की, जगपति जोशी ने। कब की, 1982 ईस्वी में। बहुत सुंदर। आइए आगे देखते हैं। ठीक है ना। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी। कहाँ पर थी पूर्वी सीमा, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में। किस नदी किनारे, हिंडन नदी के किनारे। इसकी खुदाई किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। किसके नेतृत्व में, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे बस वही चीज़ है। इसकी दक्षिणी सीमा के बारे में बताया गया है कि इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ यानी ईका गाड़ी का प्रमाण मिला है। कहाँ से प्रमाण मिला है, महाराष्ट्र के दैमाबाद से, जो कि दक्षिणी सीमा है। यहाँ पर क्या मिला था, धातु का ईका गाड़ी मिला था। ये किस नदी किनारे है, प्रवरा नदी किनारे। फिर इसकी पश्चिमी सीमा के बारे में देखते हैं कि इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगे डोर में थी, जो दास्क नदी के तट पर थी। पश्चिमी सीमा कहाँ, पाकिस्तान के सुतकांगे डोर में, क्योंकि भारत के पश्चिम में पाकिस्तान ही है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो भारत और पाकिस्तान में फैली हुई सभ्यता थी। ठीक है ना। तो इसकी पश्चिमी सीमा कहाँ पर थी, सुतकांगे डोर में, जिसको हमने घेर दिया है। ठीक, आप देख सकते हैं, जो दास्क नदी के तट पर थी। ठीक है ना। नदी भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर वही बताया गया है। देखिए, उत्तर में मांडा चिनाब नदी के किनारे, ठीक, दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी किनारे, पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, फिर पश्चिम में सुतकांगे डोर दास्क नदी किनारे। आइए आगे देखते हैं। वही ट्रिक बताया गया, सम बराबर ऐड होता है, एडी ऐड बराबर सम होता है ना। डच हैं पर भारत में नहीं। स से सुतकांगे डोर, ड से दास्क, म से मांडा, च से चिनाब, ए से आलमगीरपुर, है से हिंडन, डी से दैमाबाद, प से प्रवरा नदी। ठीक, इसे तो आपको समझ में आ गया। आइए अब हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा के बारे में पहले क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे पहले खुदाई किसकी हुई थी, हड़प्पे की हुई थी। किसने किया था, दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी और रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। ठीक, कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में। इसकी खुदाई किसने की, हड़प्पा की, दयाराम साहनी ने। कब की, 1921 में। किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे। लास्ट में हम सब जितने भी नगर मिले हैं हड़प्पा में, जितने भी स्थल मिले हैं, उन सब के खोजकर्ता, कब खोज हुआ था, किस नदी किनारे है, ठीक, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिलहाल यही देखते हैं। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को किसने बताया, पिगट ने। इंपॉर्टेंट नाम है पिगट, याद रखना। ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएँ मिली थी।
देखिए यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली थी। पहला कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृदेवी की मूर्ति, ये 4 गो चीज़ हुआ। आइए आगे देखते हैं आगे क्या मिला था। आगे मिला था लकड़ी की ओखली, लकड़ी के ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, एक सींग वाला जानवर, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है। तो ये तो 11 को चीज़ मिला है, तो याद करना तो बहुत टफ होगा। तो आइए इसको याद करने का हम आपको ट्रिक बताते हैं। पहले यहाँ से देखते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो ये हड़प्पा है, इसमें क्या क्या मिला था इसके याद करने के ट्रिक। तो पहले तो देखिए घर में क्या क्या मिला था। तो कुम्हार का चाक आपका कहाँ मिलेगा? घर में मिलेगा। श्रमिक आवास, ये भी घर है। अन्नागार, ये भी घर है। ये तीनों घर है। मतलब घर से रिलेटेड को चीज़ मिला था? घर से रिलेटेड 3 गो चीज़ मिला था। को 3 गो। कौन कौन? कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार। ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं अब किससे रिलेटेड क्या मिलेगा। देखते हैं आइए। लकड़ी से रिलेटेड क्या मिलेगा? लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, क्योंकि कब्रिस्तान में जो कब्र होता है वो भी लकड़ी का होता है। तो लकड़ी से संबंधित 3 गो चीज़, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कि जानवर से संबंधित क्या क्या मिलता है। तो जानवर से संबंधित 2 गो चीज़ मिलता है। क्या? एक सींग वाला जानवर, हाथी का कपाल। हाथी का कपाल भी तो जानवर से संबंधित है, एक सींग वाला जानवर भी जानवर है। तो घर से तो देख लिए 3 गो, लकड़ी से देख लिए 3 गो, जानवर से 2 गो, फिर मूर्ति से भी 3 गो है। कौन कौन? स्वास्तिक का चिन्ह, ये भी एक प्रकार का मूर्ति है। में इसको काउंट कीजिए, स्वास्तिक का चिन्ह भी रहेगा तो भी तो एक प्रकार का मूर्ति होगा। फिर स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है, ये भी किस में आएगा? मूर्ति में आएगा। और एक इधर जो छूट गया था मातृ देवी की मूर्ति, ये भी मूर्ति में आएगा। मतलब घर में 3 गो। कौन कौन? कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार। ठीक। फिर लकड़ी में 3 गो। लकड़ी में 3 गो कौन कौन? लकड़ी में 3 गो यहाँ पर आपको लिखा है लकड़ी की ओखली लिखा है, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान। फिर आपको यहाँ पर जानवर में 2 गो दिया है। कौन कौन जानवर में दिया है? एक सींग वाला जानवर और हाथी का कपाल। एक सींग वाला जानवर और हाथी का कपाल 2 गो चीज़ दिया है। फिर मूर्ति में स्वास्तिक का चिन्ह, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है, और एक मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है ना। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है मातृ देवी की मूर्ति, ये भी मूर्ति में आएगा। ठीक है ना, समझ गए ना। अब आइए आगे देखते हैं। आगे है अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी, उसके 1 साल बाद ही 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज होती है। इसकी खुदाई किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। यह कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। जैसे हड़प्पा रावी नदी के तट पर था और 1921 में खोज हुई थी। और खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने नहीं, दयाराम साहनी ने। वैसे ही मोहनजोदड़ो की खोज 1921 के 1 साल बाद, हड़प्पा के खोज होने के 1 साल बाद ही 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। खोज करने वाले राखल दास बनर्जी थे। जैसे वो रावी नदी के तट पर स्थित था, वैसे ही ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के लारकाना ज़िले में। जैसे वो पाकिस्तान के माउंटगोमरी ज़िले में स्थित है, वैसे ही ये पाकिस्तान के लारकाना ज़िले में स्थित है। ठीक है ना। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर पूछेगा तो मोहनजोदड़ो को टिक करना। ठीक। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी, जो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर यानी ग्रिड पद्धति पर काटती थी। ठीक है ना। काटते हुए नगर को चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। देखिए यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली है। जैसे हड़प्पा में पढ़े कि हड़प्पा में क्या क्या मिला था, वैसे ही अब यहाँ पर भी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, पुरोहित आवास मिला है, सूती वस्त्र मिला है, सबसे चौड़ी सड़क मिला है, सभागार मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है, तांबे का ढेर मिला है, एक और चीज़ मिला है, घर में कुआं। ठीक है ना। क्या मिला है? घर में कुआं। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, आइए देखते हैं। जैसे उसमें घर से रिलेटेड 3 गो चीज़ याद रखे थे, अब इसमें भी घर से रिलेटेड 5 गो चीज़ें याद रखेंगे। कौन कौन? देखिए घर से रिलेटेड स्नानागार है, स्नानागार भी घर में ही होगा। ठीक। अन्नागार भी घर में ही होगा। पुरोहित आवास भी एक प्रकार का घरे है। सभागार भी घरे है। ठीक। और घर में कुआं भी घरे से रिलेटेड है। घर से रिलेटेड 5 गो चीज़ कौन कौन? स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, सभागार और घर में कुआं। ठीक है ना। अब देखते हैं मूर्ति से रिलेटेड चीज़।
मूर्ति से रिलेटेड दो गो चीज़ है। कौन कौन? पशुपति शिव की मूर्ति आ कांसे की नर्तकी आ तांबे का ढेर। तांबे का ढेर, तांबा भी एक प्रकार का धातु है, तांबा धातु है ना, तो तांबा से भी मूर्ति बनाया जा सकता है। तो तांबा को भी ऐड कर लेते हैं इसी में, ताकि ट्रिक बन जाएगा बढ़िया से, ठीक है ना। आइए देखते हैं घर से रिलेटेड को चीज़, 5 गो चीज़। पहला स्नानागार, दूसरा का अन्नागार जो कि सबसे बड़ा था, ठीक है ना। फिर पुरोहित आवास, सभागार और घर में कुआं, ठीक है ना। और फिर मूर्ति से रिलेटेड पशुपति शिव की मूर्ति, कांसे की नर्तकी। अब बच गया 2 गो, सूती वस्त्र और सबसे चौड़ी सड़क। इसको ऐसे ही याद रख लेंगे। टोटल इसमें 10 गो चीज़ मिला था, 200 ख़त्म हो गया। आइए देखते हैं नोट है एगो, उसको मोहनजोदड़ो का नोट है, इसको पढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग मैनेज कीजिएगा, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है ना। क्या होता है? मृतकों का टीला, मतलब मृतक मतलब मरे हुए लोग, मरे हुए लोगों का टीला। किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है। यह कंकाल क्षतिग्रस्त है, जो बाह्य आक्रमण को दर्शाता है। अर्थात मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है मृतकों का टीला, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारी लाशें मिली होंगी, क्योंकि मृतक मतलब लाश होता है। लेकिन इसका विपरीत है, यहाँ पर लाश नहीं मिली है, यहाँ पर कब्रिस्तान भी नहीं मिला है। क्या मिला है? एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है, जो बाहरी आक्रमण को दर्शाता है कि बाहर से आक्रमण हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को मार दिया होगा, उनका मार दिया गया होगा और उनका कंकाल वहाँ पर है। और लेकिन यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं है, जबकि इसके नाम का अर्थ है मृतकों का टीला, अर्थात वहाँ पर कब्रिस्तान होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर कब्रिस्तान नहीं है। एक ही स्थान पर बहुत सारा कंकाल है, जो बाह्य आक्रमण को यानी विदेशी आक्रमण को दर्शाता है, ठीक है ना। दूसरा नोट है मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत था। देखिए अन्नागार भी आखिर भवन में है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, मोहनजोदड़ो में जो विशाल अन्नागार था, उस सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत था। मतलब सोचिए कि उस वक्त अन्न कितना होता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो नगर था, उसमें सबसे विशाल भवन अन्नागार था, उससे बड़ा भवन कोई नहीं था। आइए पढ़ते हैं, रिमार्क में पढ़ते हैं। रिमार्क में दिया है कि स्वास्तिक मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सेलखड़ी से हुआ है। मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक क्या मिला है? स्वास्तिक मोहर। इसका निर्माण किससे हुआ है? सेलखड़ी से हुआ है, ठीक है ना। आइए आगे पढ़ते हैं सूतकांगे डोर के बारे में। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हड़प्पा के बारे में 1921 में जिसकी खोज हुई, फिर पढ़ा हमने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। अब पढ़ेंगे कि 1927 में सूतकांगे डोर की खोज हुई थी, ठीक है ना। इसकी खुदाई आर्यन स्टाइल ने किया। यह सबसे पश्चिमी स्थल है जो दास्क नदी के किनारे है। यहाँ से बंदरगाह मिले हैं। सूतकांगे डोर की खुदाई किसने की? आर्यन स्टाइल ने की, ठीक। यह कौन सा स्थल है? पश्चिमी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। किस नदी किनारे है? दास्क नदी के किनारे। तो ये सब तो हमको पता है कि ये बंदरगाह यहाँ पर मिले हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि इसकी खुदाई आर्यन स्टाइल ने की थी। नाम याद रखना, क्या नाम है? आर्यन स्टाइल। क्या नाम है? आर्यन स्टाइल, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसी के बारे में होगा आगे, सूतकांगे डोर के बारे में ही कि ना ख़त्म हो गया। सूतकांगे डोर के बारे में उतने था। अब है चौहुदड़ो के बारे में। चौहुदड़ो की खोज कब हुई थी? 1931 में हुई थी, ठीक है ना। इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजुमदार ने की थी। गोपाल मजुमदार को गोपाल जी से याद रखा जाएगा। गोपाल जी से, ठीक है ना, गोपाल मजुमदार को। आगे है, यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चौहुदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है, मतलब इसमें दुर्ग नहीं है, ठीक है ना, किला नहीं है, ठीक। दुर्ग मतलब एक प्रकार का किला टाइप का होता है, ठीक है ना। दुर्ग रहित है मतलब इसमें दुर्ग नहीं है, किला टाइप का कोई संरचना नहीं है चौहुदड़ो में। यह एक औद्योगिक शहर था, मतलब यहाँ पर उद्योग होता था, यहाँ पर चीज़ें बनती थी। क्या क्या बनती थी? यह एकमात्र पूरा स्थल था जहाँ पर वर्गाकार ईंटें मिली थी। जब औद्योगिक शहर है तो यहाँ पर बढ़िया बढ़िया चीज़ें होंगी, उद्योग होंगे, व्यापार होंगे, तो सुख सुविधाएँ भी बढ़िया बढ़िया होंगी। तो यहाँ पर वर्गाकार ईंटें मिली हैं, एकमात्र ऐसा शहर जहाँ पर वर्गाकार ईंटें मिली हैं। ऐसे 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 वर्गाकार ईंटें, तो कौन सा है? चौहुदड़ो है। आगे देखते हैं कि चौहुदड़ो से और क्या क्या मिला है। तो लिखा है कि यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, ठीक। कौन कौन से वस्तुएं मिली हैं? सौंदर्य सामग्रियाँ मिली हैं, मनका मिला है, गुड़िया मिला है, सुई धागा मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पगचिन्ह मिले हैं, अलंकृत ईंटें मिली हैं। अलंकृत ईंटें वही तारांकित ईंटें, ठीक है ना। ऐसे ऐसे ईंटें, वर्गाकार ईंटें, ये सब वहाँ पर मिला था, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र था चौहुदड़ो।
क्या क्या मिला था? चौंदड़ों कॉस्मेटिक का सामान, सौंदर्य सामग्रियाँ, मन का, गुड़िया, सुई धागा, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष, अलंकृत ईंट। अब आइए देखते हैं, नोट में लिखा है कि जितने भी दड़ो या कोट वाले शब्द हैं, कौन कौन से दड़ो या कोट वाले शब्द वो पाकिस्तान में बाय गए हैं। एग्जाम्पल में चौदड़ो, मोहनजोदड़ो, जुरिद-जोदड़ो, कोट वाले वाला कोट, डाबर कोट, कोट दीजी, ठीक, ये सब पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, आगे पढ़ते हैं रोपण के बारे में। एक और स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, रोपण, जिसकी खुदाई 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की थी। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? सतलज नदी किनारे। किसने खोज किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। कब किया था? 1953 में। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। क्या है इसका आधुनिक नाम? रूपनगर, ठीक है ना। आइए और आगे देखते हैं। यहाँ मानव के साथ उसके पालतू जानवर कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? रूपनगर से। रूपनगर उसका आधुनिक नाम है। किसका? रोपण का। रोपण में मानव के साथ साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। नोट में बताया गया कि ऐसा ही सौ नव पाषाण काल के जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में मिला था। कहाँ पर मिला था? जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में, ठीक है ना, बुरजहोम में मिला था। अगला है स्थल बनावली। इसकी खुदाई 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण यहाँ नाली न मिलकर घरों में ही सोख्ता व्यवस्था मिला है। ठीक, बनावली खुदाई किसने की? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कब? 1973 ईस्वी में। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। किस नदी किनारे है? रंगोई नदी किनारे। जितने भी स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो किसी न किसी नदी के किनारे ही स्थित हैं, क्योंकि बिना नदी के सभ्यता संभव नहीं थी। तो ये किस नदी किनारे है? रंगोई नदी किनारे। यहाँ पर नली की व्यवस्था नहीं थी, मतलब नाली की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घर में ही सोख्ता मिला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, अर्थात सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी। स्टार शेप्ड की सड़कें थी, ऐसे 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 तिरछी तिरछी सड़कें थी, ठीक है ना, जो शहर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी। आगे है कुनाल। यह हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। यहाँ से चांदी का 2 मुकुट मिला है। चांदी का 2 क्राउन कहाँ मिला है? कुनाल से मिला है। यह हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। आइए देखते हैं अगला जो स्थल है वो कालीबंगा है। कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल, हवन के कुंड के साक्ष्य मिले थे। चौदड़ों से भी अलंकृत ईंट मिली थी, लेकिन कालीबंगा में भी अलंकृत ईंट मिली है, चूड़ी मिली है, जोता हुआ खेत मिला है, हल मिला है, हवन कुंड मिला है। जाहिर सी बात है, जब कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी, तो यहाँ पर चूड़ी मिलवे करेगा, अलंकृत ईंट मिलवे किया। जब जोता हुआ खेत मिलेगा तो हल भी मिलवे करेगा, हवन कुंड भी मिला है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? यह राजस्थान के सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। इसकी खोज आलमानंद घोष द्वारा की गई थी। कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे। एक साथ कितने फसल उगाते थे? 2 फसल उगाते थे, ठीक है ना। एक ही खेत में चना और सरसों उपजाने का विवरण मिला है। 2 फसल कौन कौन था? एक तो था चना, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा था? सरसों। सरसों, ठीक है ना। एक था चना और दूसरा था सरसों। 2 फसल को एक साथ उगाया जाता था, चना को और सरसों को, ठीक है ना। इसकी खुदाई किसने की? इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। कौन कौन? बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने। देखिए, इसका जो खोज हुआ था वो किए थे आलमानंद। अगला है नगर सिंधु घाटी सभ्यता का, कौन सा? धौलावीरा। कौन सा नगर है? धौलावीरा। हम लोग धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम JP जोशी ने 1967 में की थी। कब की थी? 1967 में। डेट इम्पोर्टेंट है, डेट इज इम्पोर्टेंट देन द पर्सन हु डिस्कवर्ड द धौलावीरा, मतलब धौलावीरा को जिसने खोजा था उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है। इसकी पुनः खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। कब? 1990 से 1991 में, ठीक। यह गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ फैला हुआ है? गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था, जो हरियाणा में है, ठीक है ना।
इसके आगे आता है सुरकोटदा, यह गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने की थी। यहाँ से कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। यहाँ छोटे बंदरगाह भी मिले हैं। इसके बाद आता है लोथल। आइए देखते हैं लोथल को, ठीक है ना। इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने की थी। यह भोगवा नदी किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा यानी कि डॉक यार्ड का साक्ष्य मिलता है और यहाँ से फारस की मुहर भी मिलती है जो विदेशी व्यापार का संकेत है, ठीक है ना। जब लोथल भोगवा नदी किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और ये बंदरगाह था और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी, खुदाई रंगनाथ राव ने की थी। तो जब ये बंदरगाह था तो यहाँ से बिजनेस होगा ना, बिजनेस होगा तो फारस की मुहर है जो इस यहाँ के बिजनेस को, ट्रेड को दर्शाती थी, ठीक है ना। ट्रेड को क्या फारस की मुहर बतलाती थी कि यहाँ से ट्रेड होता था यानी बिजनेस होता था उस समय। यहाँ माप तोल के लिए सामान भी मिले हैं। माप तोल के लिए जब बिजनेस होगा तो माप तोल तो होबे करेगा, बिना माप तोल के बिजनेस कैसे होगा। यहाँ से छोटा दिशा मापक यंत्र भी मिला है। जो नाव लेकर जाते होंगे नाविक व्यापारी, वो दिशा मापक यंत्र भी लेकर आते होंगे। यह एक औद्योगिक शहर था। इस शहर में घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ से युगल सावधान यानी जोड़े में लाश, युगल मतलब होता है जोड़ा, ठीक है ना, लाश मिला जो सती प्रथा को दर्शाता है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं इधर और नेक्स्ट पेज पर रंगपुर के बारे में। रंगपुर के बारे में हम लोग देखेंगे रंगपुर की विशेषता क्या है। रंगपुर के बारे में देखेंगे। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है, ठीक है ना। रंगपुर से क्या मिला है, धान की भूसी मिली है। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा ये पूर्व से पश्चिम दिशा में थे, जिससे हवा द्वारा स्वतः साफ हो जाता था। इसकी जो सड़कें थी वो पूर्व से पश्चिम दिशा में थी, ठीक है ना। जब पूर्वैया या पश्चिम दिशा में हवा चलती थी तो सड़क स्वतः साफ हो जाती थी, मतलब खुद ही गंदगी हट जाता था। और इसकी और भी व्यवस्था थी, सुविधाएं थी कि नगर नियोजन तथा जल निकासी की सबसे बढ़िया व्यवस्था थी। नगर नियोजन मतलब नगर सुदृढ़ था और जल निकासी मतलब जल टिकता नहीं था। जैसे आज शहरों में बारिश आता है तो पानी सड़कों पर ही रह जाता है, वैसी सुविधा नहीं थी। नगर नियोजन एकदम सुदृढ़ था और जल आराम से निकल जाता था। जल निकासी की बढ़िया व्यवस्था थी। यहाँ की नलियाँ ढकी हुई थी तथा सड़क सीधी थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि था, ठीक है ना, कृषि था। इसका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से होता था। इसकी भाषा भाव चित्रात्मक थी। इसका समाज मात्र सत्वात्मक था। इसकी लिपि जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। देखिए ये हुआ राइट, ये हुआ लेफ्ट, तो मतलब इसकी लिपि ऐसी लिखी जाती थी, इस दिशा में। किस दिशा में, इस दिशा में, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी इसकी लिपि, ठीक है ना। हड़प्पा लिपि के प्रमाण से सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार तथा मछली का चित्र देखने को मिलता है। इनकी मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र देखने को मिलता है। इनकी मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है, ठीक है ना। आइए और देखते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों में सेल खड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसके अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा इत्यादि से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है ना। यह माप तोल के लिए न्यूनतम बाट कितने केजी का था, तो 16 केजी का था। माप तोल के लिए न्यूनतम बाट कितने केजी का था, 16 केजी के लिए था। जो दशमलव प्रणाली के सूचक हैं, किसके, दशमलव प्रणाली के सूचक हैं। आइए देखते हैं। और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे, मतलब वो लड़ते झगड़ते नहीं थे। और जब लोहे की खोजी नहीं हुई थी तो तलवार से कहाँ परिचित रहेंगे, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को लाल रंग का उपयोग किया जाता था। मिट्टी के बर्तनों को रंगने के लिए सर्वाधिक लाल रंग का उपयोग किया जाता था। सिंधुवासी विश्व में प्रथम कपास के उत्पादक थे, मतलब दुनिया में सबसे पहले कपास किसने उगाया था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, लेकिन अर्थव्यवस्था का मुख्य कृषि था, ठीक है ना। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे। यहाँ के सबसे प्रिय देवता कौन थे, शिव थे। सबसे प्रिय देवता शिव, सबसे प्रिय देवता शिव। सबसे प्रिय पसंदीदा वृक्ष जो था वो पीपल था। सबसे पसंदीदा जो जानवर था वो सांड तथा वृषभ यानी कि बसहा बैल था। और जो पसंदीदा पक्षी था वो बतख था। आदरणीय नदी थी जो सिंधु नदी थी। आगे पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। जैसे आज का समाज 4 वर्णों में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैसे भी उस समय 4 वर्ण थे, विद्वान यानी ब्राह्मण, योद्धा यानी क्षत्रिय, राजपूत जिनको कहा जाता था,
ठीक। प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला, ठीक। तीसरा व्यापारी या शिल्पकार, चौथा श्रमिक यानी शूद्र अहिर चमार दुसाल। आगे देखते हैं, वस्तुओं का आयात किस प्रदेश से होता था, ये देखेंगे, ठीक है ना। तो सोना कहाँ से आता था, अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक से। चांदी कहाँ से आता था, अफगानिस्तान, ईरान से। तांबा बलूचिस्तान, खितड़ी, ओमान से। टीन अफगानिस्तान, ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवत मेसोपोटामिया से। सीसा ईरान से। देखो याद करने का बढ़िया तरीका बताते हैं। सोना हुआ, चांदी हुआ और टीन हुआ, ये तीनों अफगानिस्तान, ईरान से आयात होता था, मतलब खरीदा जाता था, ठीक। इसमें एगो सोने हैं जो कर्नाटक से भी निर्यात आयात होता था। बाकी चांदी, टीन दोनों अफगानिस्तान, ईरान से। तांबा बलूचिस्तान, खितड़ी, ओमान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवत मेसोपोटामिया से। सीसा ईरान से, ठीक। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। सिंधु सभ्यता के विनाश के सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। किसको माना जाता है, बाढ़ को माना जाता है। आइए देखते हैं इधर, वर्तमान में जो उत्खनन हुआ है, खुदाई हुई है, उससे पता चला है, वर्तमान में हुए उत्खनन से आईआईटी खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ परिमाण मिला है, जिस आधार पर यह बताया गया है कि इसका पतन के महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन था, ठीक है ना। आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ विद्वान हैं जिन्होंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण हैं। पहले विद्वान है गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर। इन्होंने बताया था कि बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण ये पतन का कारण है सिंधु घाटी सभ्यता का। जॉन मार्शल अर्नेस्ट एवं एस आर राव ने बाढ़ को बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। आरएन स्टाइल एवं अल्बानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन बताया था। एम आर साहनी ने भूतात्विक परिवर्तन या जलपलावन बताया था, जबकि जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता बताई थी। और के यू आर कनेडी ने क्या बताया था, प्राकृतिक आपदा जैसे महामारी, मलेरिया जैसे भी कोरोना आया था, ठीक। अब आ गया यहाँ पर सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, उसके खोजकर्ता, उत्खननकर्ता, नदी कहाँ पर स्थित है, ये सभी, ठीक है ना। आइए देखते हैं, पहला तो है हड़प्पा। ये मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी और माधव वत्स ने किया था। कब किया था, 1921 में, इरावी नदी के किनारे, ठीक। हड़प्पा जैसे ही ख़त्म होता है मोहनजोदड़ो शुरू होता है। ये लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। इसकी खुदाई राखल दास बनर्जी ने की थी, या 1922 में खोदा गया था। किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे, ठीक। फिर कालीबंगा, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान भारत में स्थित है। कालीबंगा की जो उत्खनन करता थे वो बी लाल तथा बी के तापड़ थे। कालीबंगा की खुदाई कब हुई थी, 1961 से 1969 में। कालीबंगा कहाँ है, सरस्वती घग्घर नदी के किनारे, ठीक है ना। घग्घर नदी किनारे, घग्घर नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी है। आगे आता है कौन सा, धौलावीरा, यह कच्छ जिला गुजरात भारत में स्थित है। इसकी खुदाई किसने की थी, धौलावीरा की, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। धौलावीरा की खुदाई कब हुई थी, 1990 से 91 में। धौलावीरा किस नदी किनारे है, लूनी नदी किनारे, ठीक है ना। आगे आता है चहुदड़ो, जाहिर सी बात है इसमें लास्ट में दड़ो लगा है, तो और दड़ो और कोट वाले जो शब्द वाले जो नगर हैं, जो शहर हैं, जो स्थल हैं, वो पाकिस्तान में मिले हैं। तो चहुदड़ो कहाँ पर होगा, सिंध प्रांत पाकिस्तान में, ठीक। इसकी खुदाई, चहुदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे, गोपाल मजूमदार। चहुदड़ो का उत्खनन कब हुआ था, 1931 में। चहुदड़ो किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे, ठीक। अगला है लोथल, यह अहमदाबाद जिला गुजरात भारत में स्थित है। लोथल की उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे। लोथल 1955 से 1962 के बीच में उत्खनन किया गया था इसका। लोथल भोगवा नदी किनारे, ठीक है ना। आगे है कोट दीजी, क्या है, कोट दीजी, यह सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर कोट दीजी स्थित है। इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद खान है। कोट दीजी के फजल अहमद खान। कब इसकी खुदाई हुई थी, तो 1955 से 1957 के बीच। कोट दीजी किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे। फिर आता है बनावली, हिसार जिला हरियाणा भारत में स्थित है। बनावली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में किया था, ठीक है ना। बनावली कहाँ पर स्थित है, रंगोई नदी के समीप स्थित है। रंगोई नदी सरस्वती नदी की ही सहायक नदी है। फिर आता है रोपण, रोपण जिला पंजाब भारत में स्थित है। रोपण के उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे। रोपण का उत्खनन 1953 से 1956 में हुआ था। रोपण सतलज नदी किनारे, ठीक है ना। फिर आता है अगला रंगपुर, यह काठियावाड़ जिला गुजरात अहमदाबाद भारत में स्थित है। रंगपुर के उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे। रंगपुर रस रंगनाथ राव, ठीक है ना। रंगनाथ राव ने कब उत्खनन किया था, 1953 से 1954 में। रंगनाथ राव ने किसका खोज किया था,
रंगपुर का, जो भादर नदी किनारे है। किस नदी किनारे? भादर नदी किनारे। फिर अगला स्थल है आलमगीरपुर। ये तो आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा है, ठीक है ना। यह मेरठ जिला उत्तर प्रदेश भारत में है, ठीक है ना। यह आलमगीरपुर की खनन किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। कब? 1958 में। किस नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे, ठीक। आगे देखते हैं, सुतकांगे डोर है आगे। क्या है? सुतकांगे डोर। ये मकराना के समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मकराना में समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में सुतकांगे डोर स्थित है। इसकी खुदाई ऑरेन स्टाइल ने की थी। किसने? आरएल स्टाइल ने। सुतकांगे डोर की खोज कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। किस नदी किनारे है सुतकांगे डोर? दास्क नदी किनारे। फिर सुतका कोह, यह भी एक स्थल है। सुतका कोह, यह भी मकराना के समुद्र तट पर पाकिस्तान बलूचिस्तान में ही स्थित है। सुतका कोह की जो उत्खनन करता है वो जॉर्ज डेल्स है। सुतका कोह का खोज 1962 ईस्वी में हुआ था और सुतका कोह जो है सादिकोर नदी के किनारे है, ठीक। सिंधु घाटी की सभ्यता हमने ख़त्म किया। अभी पढ़ेंगे हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि सबसे पहली सभ्यता थी लेकिन ग्रामीण सभ्यता थी। इसका विकास इराक के टिग्रिस एवं यूफ्रेट्स नदी, जिसका वर्तमान में नाम दजला फरात है, ठीक है ना। टिग्रिस का वर्तमान नाम दजला, यूफ्रेट का वर्तमान नाम फरात है, ठीक है ना। नदियों के मध्य हुआ था, टिग्रिस एवं यूफ्रेट्स के मध्य, जिनका वर्तमान नाम दजला एवं फरात है, ठीक है ना। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया के समय के मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरत कहा जाता था, ठीक है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भाग में थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। कौन कौन? सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, कैल्डिवा की सभ्यता, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे और क्या है। झूलता हुआ बगीचा कहाँ पर स्थित है? बेबीलोन में स्थित है। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं मिस्र की सभ्यता। पहले जान लेते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो 10,000 ईसा पूर्व थी, ठीक है ना। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक थी, ठीक है ना। मिस्र की सभ्यता थी जो 2100 ईसा पूर्व थी, ठीक है। यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। इसे नील नदी के दिन कहा जाता है। नील नदी के दिन किस सभ्यता को कहा जाता है? मिस्र सभ्यता को। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? फिरौन के नेतृत्व में, ठीक। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है, ठीक है ना। मिस्र की सभ्यता का जो रसायन था वो इसलिए सुदृढ़ था क्योंकि लाशों को पिरामिड के अंदर बहुत सालों तक अभी भी सुरक्षित रखा गया है। जबकि लाशें गल जाती हैं, उन पर केमिकल लगाकर पट्टी में लपेटकर लाशों को मम्मी बना दिया जाता था, ठीक है ना। इसलिए जो मिस्र का, इजिप्ट का जो आपका ये रसायन है वो सुदृढ़ है। आगे है रोम की सभ्यता, 600 ईसा पूर्व। इसे इटली में विकसित किया गया था। जाहिर सी बात है, जब इटली की राजधानी रोम है तो रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व जो थी वो इटली में ही होगी। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था, रोम की सभ्यता वालों ने। प्राचीन सभ्यता की यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं जो पर्यटन का आकर्षण का केंद्र बनते हैं, ठीक है ना। जो रोम की सभ्यता है उसके जो अवशेष बचे हैं वो पर्यटकों के लिए, घूमने जाने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा जूलियस सीजस एवं अगस्टस थे। कौन कौन थे? रोम की सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा जूलियस सीजस एवं अगस्टस। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा की गई। जूलियस सीजर नामक नाटक किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर। जूलियस सीजर के नाम पर ही जुलाई मंथ रखा गया है, अगस्टस के नाम पर ही अगस्त मंथ रखा गया है, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे किसके बारे में? फारस की सभ्यता के बारे में। फारस की सभ्यता कब थी? 500 ईसा पूर्व थी। यह वर्तमान में ईरान में है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। जैसे रोम की सभ्यता वालों ने पूरे भूमध्य सागर पर कब्जा कर लिया था, वैसे ही फारस की सभ्यता वालों ने ही कहाँ पर कब्जा कर लिया था? पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी थी। जाहिर सी बात है, जब फारस सभ्यता है तो भाषा कैसी होगी? फारसी होगी, ठीक है ना। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया था, फारसी धर्म का, ठीक है ना। आगे है स्पार्टा। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। किसके लिए विख्यात था? अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र है। कहाँ पर है? ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था स्पार्टा, ठीक है ना। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने ही लियोनार्डस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी।
मात्र स्पार्टा के 300 सैनिकों ने लियोनार्डस सेनापति के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जरकसीज। जबकि स्पार्टा के सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? लियोनार्डस, जिसके पास 300 सैनिक थे, और जरकसीज जो ग्रीस का था उसके पास 20,000 सैनिक थे। ठीक है ना। जरकसीज ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया। जो स्पार्टा के लोग थे उनको जरकसीज ने धोखे से हरा दिया था, क्योंकि वो उस पर भारी पड़ रहे थे। अब आगे है पीली नदी की सभ्यता। यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। हांगहो नदी के तट पर इसका विस्तार हुआ था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है।